हम एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 8, 9 का पार्ट 4, 10, 11 का पार्ट 4, 12 एंड 13 ऑफ वेव्स क्लास 11 फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 8 बोला है अ सिलेंडर ABC, एक सिलेंडर है ना, कुछ इस तरह से ये आपका सिलेंडर मेंशन्ड है, क्या है? ABC करते हुए, ठीक है, ये रहा सिलेंडर ABC करते हुए, और ये आपको लेंथ डायग्राम में गिवन है, इसमें है 0.5 मीटर, और ये लेंथ आपको गिवन है, इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर करके गिवन है। अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसकी स्पीड है ना, यहाँ पे जो गैस रखी हुई है इन दो है ना चैम्बर्स में दो गैसेस रखी हुई है, यहाँ पे गैस की स्पीड है 1100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे गैस की स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड करते हुए ना। यहाँ पे 1 है और इसको नाम दे दिया 2। लिखा हुआ है अ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स 1 and 2 विच कंटेन्स 2 डिफरेंट गैसेस। द वॉल C इज रिजिड, ये जो वॉल है रिजिड है। रिजिड मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? डिस्प्लेसमेंट का नोड करके कहा जा सकता है। बट वॉल्स A एंड B आर थिन डायफ्राम्स, ठीक है, ये है ना मूव कर सकती है, नोड एंटी नोड किसी पॉइंट पे हो सकता है। वाइब्रेटिंग थिन है ना ट्यूनिंग फॉर्क अप्रोचेस द वॉल A विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ये इस को अप्रोच कर रहा है वॉल A को कितने स्पीड से? विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड करते हुए। एंड एयर कॉलम्स इन चैम्बर 1 and 2 वाइब्रेट विद मिनिमम फ्रीक्वेंसीज सच दैट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट B। यहाँ पे क्या आएगा? नोड आएगा। यहाँ पे भी क्या बना हुआ आपका? नोड बना हुआ है ना, रिजिड बोल ही दिया है, ठीक है। एंड एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट एट एंड A, और इस है ना ए पे, ए डायफ्राम पे एंटी नोड बनेगा। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम। तो लेट्स से हम कह देते हैं कि यहाँ पे है ना आपका nth हार्मोनिक है, और यहाँ पे क्या बना हुआ आपका? सपोज mth हार्मोनिक बना हुआ है। तो लेट्स से फर्स्ट वाले के केस में आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाता है? इज इक्वल टू n टाइम्स v1 डिवाइडेड बाय, मेरा क्या है? लेंथ है 4l1 करते हुए। और उसी तरह से f2 अगर बात करूं ना, इस वाले में कौन सा हार्मोनिक होगा, तो f2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका m टाइम्स v डिवाइडेड बाय, दोनों एंड्स फिक्स्ड एंड हो गए, तो फिक्स्ड एंड हो गया मतलब ये क्या बन गया आपका? 2l2 करके बन गया ना, लेंथ l2 पता ही है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसका mth हार्मोनिक है, और ये दोनों f1 f2 जो होंगे ये इस f के बराबर होंगे ना, मतलब इन दोनों की लेट्स से फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो यहाँ क्या कह सकते हो? यहाँ से आएगा nv1 डिवाइडेड बाय 4l1 इज इक्वल टू m इंटू v2 डिवाइडेड बाय क्या आया मेरे पास? 2l2। यहाँ से मुझे n बाय m का रेशियो आते हुए इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू l1 डिवाइडेड बाय l2, और ये 4 यहाँ जाएगा है ना, इस 2 से कैंसिल होते हुए 2 बन गया। यहाँ से n बाय m की वैल्यू आते हुए 2 टाइम्स v2 है मेरे पास 300, और फिर v1 है मेरे पास इज इक्वल टू 1100, और वैसे ही l1 दिया हुआ है 0.5 और l2 दिया हुआ है मुझे 1 करते हुए। तो 2 इंटू 0.5, 1 से 1 कैंसिल, इसे कैंसिल किया जाए तो 3 डिवाइडेड बाय 11, मतलब कह सकता हूं कि है ना आपका इसमें थर्ड हार्मोनिक है और इसमें कौन सा हार्मोनिक चल रहा है? 11th हार्मोनिक चल रहा है। तो किसी एक में रख दो है ना, बात वही है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए ये होगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू मैं 3 रख सकता हूँ, m की वैल्यू 11 रख सकता हूँ, दोनों में रख के चलेगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या आया? n की वैल्यू रखी है 3, तो v1 कितना है? v1 है 1100, और उसके बाद 4 टाइम्स l1 कितना है? 0.5, ये कितना आया? ये आया आपका 2 है ना, 2 इस 1100 को काटेगा तो कितना हो गया? 3 इंटू 550 ना, विच इज इक्वल टू 1650 हर्ट्ज करके।
इसमें भी रखते, बात वही होता। यहाँ m की वैल्यू क्या रखी जाती है, बस m की वैल्यू 11, v2 है मेरे पास 300 इंटू 2 इंटू L2 है 1, तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 150 इज इक्वल टू 1650 हर्ट्ज। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी जिससे ये केस अराइज हो, ये हो जाएगा 1650 हर्ट्ज। जो 1650 हर्ट्ज आया ये मिनिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई एयर कॉलम की। अब ये जो f है ना, ये f क्या है, ये तो जो सोर्स हो गया एक टाइप का डॉपलर इफेक्ट, और यहाँ पे है ना क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जिसके वजह से ये जो 1650 है वो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, पूछा है उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अब बतानी है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो f डैश है विच इज 1650 वो क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा 1650, f है उस ट्यूनिंग फॉर्क सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना, bv ना 330 गिवन है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर ये रहा 0, सोर्स की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से ट्यूनिंग फॉर्क आ रहा है, पास जा रहा है इसीलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। f डैश है मेरे पास 1650 इज इक्वल टू f, ऊपर है 330 प्लस 0, नीचे है 330 माइनस 30 करते हुए, तो यहाँ से ये f की वैल्यू लिखी जा सकती है इज इक्वल टू 1650 इनटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आता है तो 300 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये 330 गया तो 335 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 300 मेरा आंसर क्या आ गया 1500 हर्ट्ज करके। तो मैं बोल सकता हूँ इस ट्यूनिंग फॉर्क की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 1500 हर्ट्ज, पर इसको ना ड्यू टू रिलेटिव मोशन डॉपलर इफेक्ट के कारण 1650 हो जाएगा दोनों में ना। तो यह है इसका सेकंड का सॉल्यूशन 8 नंबर। यहाँ तक आप सॉल्यूशन नंबर 9 के पार्ट 4 पे आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4 में लिखा है राइट इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव हुज सुपरपोजिशन गिव्स द वेव। तो यहाँ पे बोल रखा है रिजल्टेंट जो वेव है सुपरपोजिशन के कारण उसकी इक्वेशन है 6 साइन ऑफ, लिखा हुआ है पाई x डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस ऑफ, मेरे पास है 100 पाई t करके। अब मुझसे पूछा है जो इनके सुपरपोजिशन से है ना, जो दो वेव्स जिनके सुपरपोजिशन से ये आई होगी उसका इक्वेशन लिखना है। तो ये 2 साइन कॉस करके फॉर्मूला है, तो 2 साइन कॉस का फॉर्मूला है ना, 2 साइन ए कॉस ऑफ बी का अगर फॉर्मूला बोलूं है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन साइन प्लस में पहले तो इन दोनों का एंगल का सम आएगा और फिर इन दोनों एंगल का क्या आएगा अपने पास सीधा डिफरेंस। तो यहाँ रख दीजिए इसको, तो यहाँ पे 2 है ना साइन ए कॉस बी कर दिया जाए तो ये हो गया साइन साइन क्या लिख दिया जाए प्लस में, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड किया जाए तो यहाँ पे क्या आया पाई x बाई 10 प्लस 100 पाई t। ये वेव हो गई आपकी ट्रैवलिंग वेव इन माइनस x डायरेक्शन, क्योंकि प्लस 100t करके है और यहाँ पे प्लस, और वैसे यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये हो गया पाई x बाई 10 माइनस 100 पाई t करके आया। तो मैं बोल सकता हूँ वो जो दो कंपोनेंट वेव्स है वो कंपोनेंट वेव्स जिसके सुपरपोजिशन से ये बना है इट इज 3 साइन ऑफ पाई x बाई 10 प्लस 100 पाई t है ना, ये माइनस x में, और वैसे ही मेरा है दूसरा 3 साइन पाई x बाई 10 माइनस 100 पाई t करके, ये है सेकंड कंपोनेंट वेव। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में हमें ये 3 वेव्स दे रखी है, a cos kx माइनस ओमेगा t, ये माइनस का मतलब ये वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है प्लस x में है ना, ये है a cos kx प्लस ओमेगा t, इसका मतलब ये वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है माइनस x में, और ये है a cos ky माइनस ओमेगा t, मतलब ये वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है प्लस y डायरेक्शन में। अब मुझसे बोला है आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव्स व्हिच विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने के लिए डेफिनेशन क्या होता है, 2 वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड्स, इक्वल स्पीड। तो यहाँ पे 2 अपोजिट डायरेक्शन में एक ही है ना एक्सिस के अलोंग, एक ही लाइन के अलोंग कौन 2 वेव्स ट्रैवल कर रही है Z1 एंड Z2, तो स्टैंडिंग वेव कौन देगी Z1 एंड Z2
देगी, ये हमें एक स्टैंडिंग वेव का कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी के आगे मुझे क्या पूछा है, इसी में पूछा जा रहा है आगे कि फाइंड द पोजीशन एट विच रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो, तो हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड जीरो करना है, तो आप करोगे क्या, पहले तो सुपरपोजिशन से निकालोगे z1 प्लस z2 करते हुए, ये है a cos ऑफ, क्या लिखा है मेरे पास है kx माइनस ओमेगा टी प्लस यहाँ पे है a cos ऑफ kx प्लस क्या पड़ा हुआ है ओमेगा टी करके। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, है ना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला रखा जाए, ये तो कॉमन आ गया, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, पहले तो हो जाएगा c प्लस d, है ना, बाई 2, तो 2kx बाई 2, और फिर हो जाएगा c माइनस d बाई 2, करो यार इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 ओमेगा t बाई 2 हो गया ओमेगा t। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये आया 2a cos ऑफ kx फिर cos ऑफ ओमेगा t, तो ये है इस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड। तो मुझे बोला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब इस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जीरो करना है, तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जीरो करने का मतलब हमारा 2a cos kx वाला जो पार्ट है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो वो जीरो कैसे होगा, उसके लिए हम बोल सकते हैं cos kx की वैल्यू जीरो हो। अब यहाँ पे kx जो है वो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा ना। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको, है ना, पोजीशन किन किन पोजीशन पे एंटी, है ना, पूछा है, इंटेंसिटी जीरो होगा, तो ये रहा 2n प्लस 1 पाई बाय 2k। अब n की अलग अलग वैल्यू रखो और उसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो, और एक हम 2 पाई बाय लैम्डा करें तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के टर्म्स में मेरा पोजीशन आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो गया 2n प्लस 1 2 पाई बाय लैम्डा करूंगा तो लैम्डा बाय 4 हो गया, तो ये आया मेरा लैम्डा बाय 4 करते हुए। अब यहाँ पे जो n है वो n क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स, है ना, प्लस माइनस वाले सारे इंटीजर, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 करते हुए एंड सो ऑन। तो इन पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो निकल लेगी। जैसे n जीरो रखोगे एक आएगा लैम्डा बाय 4, n 1 रखो तो 1 रखने पे क्या आया 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। n 2 रखो, 2 रखने पे क्या आया 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4। इसी तरह से आपको, है ना, इन पोजीशंस पे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगी, जीरो। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, वेव ट्रैवलिंग इन, है ना, डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये वेव जो हमारी, जिसके हमें, है ना, बात करनी है, वो वेव आपके इस पॉजिटिव वाई एक्सिस में, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी 45 से बनाते हुए। मतलब जो कंपोनेंट वेव्स है ना, जिससे ये रिजल्टेंट बना होगा वो क्या होगा, वो एक होगा प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया z1 और प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया z3। मतलब बोल सकता हूं कि z1 एंड z3 के, है ना, कॉम्बिनेशन से जो वेव बनेगा वो आपका इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रैवल करेगा, मेकिंग एन एंगल 45 विद एक्स एंड वाई एक्सिस। तो वो जो रिजल्टेंट आएगा ना, उस रिजल्टेंट की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, z1 प्लस z3। z1 है हमारा a cos ऑफ, क्या लिखा है, kx माइनस ओमेगा t, और वैसे ही z3 लिखा हुआ है हमारे पास a cos ऑफ कितना है, ky माइनस ओमेगा t करके। a तो कॉमन हो गया। अब यहां से क्या बोल सकते हो, यहाँ पे हमसे पूछा है, जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था, किस पोजीशन पे आपका, है ना, लेट्स से इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, a कॉमन निकालिए। अब cos c प्लस cos d, फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos cos, पहले तो c प्लस d बाई 2 किया जाए तो ये हो गया k x प्लस वाई बाई 2 और फिर माइनस 2 ओमेगा t बाई 2, ओमेगा टी आ गया। और फिर इनको जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आया k x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 आया ना। तो इस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड बोलो तो t वाले फैक्टर को छोड़ के जो आएगा वो इस, है ना, जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है, 2a cos ऑफ
k/2 x माइनस वाई करके। अब मुझे क्या बोला गया है, इंटेंसिटी जीरो। इंटेंसिटी जीरो मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो। तो इसको जीरो करने का मतलब आप क्या बोल सकते हो, जो कॉस ऑफ k/2 x माइनस वाई वो जीरो हो जाना चाहिए। मतलब अंदर वाला जो एंगल है वो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, π/2 विच इज 2n+1। आप लिख सकते हो π/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए, k, जहाँ पे n जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। k की जगह 2π/λ करके लिखूं तो ये भी आ जाएगा आपका λ/ क्या आया मेरे पास 2 करके ना। तो हम बोल सकते हैं कि जहां पे x और y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इस मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाए, मतलब हम बोल सकते हैं x माइनस वाई, जहां पे ना 1λ/2 3λ/2 5λ/2 ना ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा के फॉर्म में होगा, उसका ना λ/2 फॉर्म में होगा, उन पोजीशन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये है 10 का सॉल्यूशन। नंबर 11 का पार्ट 4 पूछा गया। 11 क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम इन अ साउंड वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a cos ऑफ k, है ना, ax प्लस क्या लिखा हुआ है bt ना। एक साउंड वेव की इक्वेशन गिवन है, a है ना, a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टैकल सिचुएटेड एट x इक्वल टू 0। तो ये जो वेव है साउंड वेव, ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल करके आ रही है, -x में, x प्लस bt करके है। अब लिखा है इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज 0.64 टाइम्स दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वेव रिफ्लेक्ट होके गई होगी, है ना, जिसमें है ना, यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड a था, देख रहे हो, तो यहाँ पे बोला है इंटेंसिटी अगर I थी तो यहाँ इंटेंसिटी 0.64 I हो गई। तो इंटेंसिटी हम क्या जानते हैं, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि अगर इंटेंसिटी है ना, अगर 0.64 I हो गई, है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, किसका स्क्वायर हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू √I करके लिखा जा सकता है। तो √0.64 मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 0.8 A हो गया ना। तो हम, ये इंसिडेंट वेव था, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड तो हो गया 0.8 A कॉस ऑफ, है ना, ये +x में आ रही थी, अब हमें -x करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा bt माइनस ax, है ना, ओमेगा t माइनस kx, या फिर ax माइनस bt करके लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, ax माइनस bt। अब बस क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे फेज रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी घट रही है ना, तो इंटेंसिटी घटेगी तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, फेज रिवर्सल हुआ है, पाई का फेज रिवर्सल हो जाता है। तो ये हो गया मेरे पास -0.8 A कॉस ऑफ क्या बन के आया, ax माइनस bt, चाहे bt माइनस x बोलो ax माइनस bt बोलो, एक ही बात है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। ये रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हो गया। पूछा है एक्सप्रेस द रिजल्टेंट वेव एज अ सुपरपोजिशन ऑफ स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव। तो ये जो इंसिडेंट वेव आ रही थी और यहाँ ट्रैवलिंग वेव, है ना, ये जो इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, अब दोनों वेव क्या होंगी, है ना, एक दूसरे के सुपरपोज करेगी ना रिफ्लेक्शन के बाद। तो उस, है ना, लेट्स से यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ, है ना, आप बोल सकते हो स्टैंडिंग वेव एंड एम्पलीट्यूड वेव, है ना, ट्रैवलिंग वेव फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू इस इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का सुपरपोजिशन करना है। तो y, है ना, लेट्स से इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या है, इट इज a cos ऑफ, आपने लिखा हुआ है ax प्लस bt, और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या है, -0.8 A, है ना, cos ऑफ, यहाँ पे पड़ा हुआ है ax माइनस bt करके। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, इस a से ना यहाँ पे 0.8 A यहाँ ले जाइए और यहाँ बचेगा 0.2 A cos ऑफ, ये पड़ा है ax प्लस bt, है ना, इस a को मैंने 0.2 A और प्लस 0.8 A करके तोड़ दिया ना, तो 0.8 A cos ऑफ क्या पड़ा है, ax प्लस bt माइनस 0.8 A ना, 0.8 A cos ऑफ मेरा पड़ा हुआ है ax माइनस bt करके।
तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, y जो है ना ये हो गया आपका ट्रैवलिंग वेव ना, जो किस डायरेक्शन ट्रैवल कर रहा है, -x में पूछा है ना, ट्रैवल कर रहा है। इसके आगे पार्ट पूछा हुआ है किस डायरेक्शन में ये जो ट्रैवलिंग वेव है ट्रैवल कर रहा है। और इसकी बात करूं तो 0.8a कॉमन आ जाएगा, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin sin, तो 0.8a इंटू है ना 2 कितना हो जाएगा 1.6, और यहाँ पे साइन साइन आएगा, पहले तो क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, तो bt से bt गया, ये आ गया सीधा साधा ax, और फिर b है ना माइनस a बाई 2, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या है अपने पास, यहाँ देखो है ना cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास माइनस bt करके। अब इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 0.2a cos ऑफ क्या बन के आया ax प्लस bt है ना, माइनस है ना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस 1.6a साइन ऑफ ax, फिर पड़ा हुआ है साइन ऑफ bt, जिसमें ये जो वेव है ये वेव आपकी ट्रैवलिंग वेव है ना, पूछा है रिजल्टेंट जो है उसको आप एक्सप्रेस कीजिए एज अ सुपरपोजिशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। ये पार्ट हो गया आपका स्टैंडिंग वेव वाला, तो यहाँ पे ये हमने इसको सुपरपोजिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये है 11 का फोर्थ पार्ट करके। अब इसी में मुझसे क्या पूछा है, इसी का आगे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, तो ये ट्रैवलिंग वेव किस डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है, माइनस x एक्सिस के अलोंग ये वेव ट्रैवल कर रही है। और फिर पूछा है व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ एंटी नोड्स, है ना, एंटी नोड मतलब ये रहा, ठीक है। तो इस स्टैंडिंग वेव का है ना, अगर हम बात करें कि इस स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो है 1.6a साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है ax करके लिखा हुआ है, जो t वाले पार्ट को छोड़ के जो आएगा वो हो गया आपका लेट से एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इसका है ना हमसे पूछा है एंटी नोड, एंटी नोड पे मैक्सिमम होता है, मतलब साइन ax की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए +-1, तो साइन +-1 किस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया है ना, एंटी नोड्स का पोजीशन हो गया 2n + 1 π/2a, जहाँ पे n क्या है, n आपके इंटीजर है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अब n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, n 0 रखोगे तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 पे आया π/2a, फिर 1 रखिए, 1 रखने पे क्या आया 3π/2a, 5π/2a, π/2a का ऑड मल्टीपल्स करके आ गया। तो ये है आपका है ना 11 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, अ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है 1 मीटर का, है ना, ये रॉड का टोटल लेंथ है 1 मीटर, इज रिजिडली क्लैम्प्ड एट इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे क्लैम्प किया है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स आर है ना सेटअप इन द रॉड, तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रखी है ना इस रॉड के अंदर, इन सच अ वे दैट देयर आर 2 नोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट के है ना लेफ्ट साइड 2 नोड्स हैं, तो इस मिड पॉइंट के राइट साइड में भी कितने नोड्स हैं, आपको 2 नोड्स गिवन है। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड इज 2 × 10⁻⁶ मीटर, एंटी नोड जो फॉर्म होगा उसका एम्पलीट्यूड मुझे गिवन है, ठीक है। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर जो है ना होगा उसका इक्वेशन लिखना है। एंड दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट वेव्स इन द रॉड, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है, बोथ एंड्स आर फ्री, फ्री एंड मतलब क्या बन जाता है आपका एंटी नोड बन जाता है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये क्लैम्प किया मतलब ये भी नोड, तो एंटी नोड नोड फिर क्या आएगा बीच में, यहाँ पे आएगा एंटी नोड, फिर नोड, फिर 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 एंटी नोड, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड करना है। तो λ/4 कितना टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 टाइम्स λ/4 हमारा कितना है 1 मीटर करके गिवन है। तो यहाँ से लैम्डा हम कितना लिख सकते हैं, लैम्डा मीटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.4 मीटर करके आ गया।
ना, ये तो आपके पास लैम्डा निकल के आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे स्पीड के लिए हम सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड जानते हैं √y डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। यंग्स मॉडुलस इस रॉड का आपको गिवन है 2 × 10⁻11 करके डिवाइडेड बाय इसका डेंसिटी है हमारे पास 8000 करके, है ना। तो यहाँ पे 2 इसे 400 बना दे और एक ऊपर आया 10⁻10 का स्क्वायर रूट हो गया 10⁻5, नीचे 400 का स्क्वायर रूट हुआ 20, तो 100/20 कितना आया 5 और ऊपर 10⁻3 बच जाएगा, तो 5 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये तो है ना यहाँ पे जो साउंड वेव ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा आ गया तो वेव नंबर आ जाएगा 2π/λ ना, एंगुलर वेव नंबर विच इज इक्वल टू लैम्डा हम कितना लिख सकते हैं, ये बन क्या है 2π डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 20/4, ये आ गया 5π करके। चलिए एंगुलर वेव नंबर आया हमारे पास 5π। अब स्पीड पता है वेव की, एंगुलर वेव नंबर पता है, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी इक्वल टू ω/k करके लिखा जाए, तो यहाँ से ओमेगा कितना है v × k, तो v है मेरे पास 5000, है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ओमेगा निकालना है तो v है 5000 ना, इनटू यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 5π, तो 5000 × 5π यहाँ से आया 25,000 पाई करके आया। से पूछा गया है वो कंपोनेंट वेव जिससे ये पूरी स्टैंडिंग वेव बनी होगी, उनके कंपोनेंट वेव की इक्वेशन, और 0.2 है ना 2 सेंटीमीटर पे मिड पॉइंट से जो 2 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है उसका हमें क्या बोलना है ना, मोशन का इक्वेशन लिखना है। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं जो कंपोनेंट वेव्स है y1 y2 वो क्या है, वो है आपकी a साइन ऑफ, है ना, लिखा जा सकता है ω_t - kx, तो दूसरी है a साइन ऑफ ω_t + kx करके आएगा, जिसमें हम बोल सकते हैं जो सुपरपोजिशन से, है ना, जो आपका फर्स्ट पार्ट पूछ रहा था कि 0.2 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर पे इक्वेशन ऑफ मोशन बता उसका, तो ये आपका y1 + y2 है, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, a तो कॉमन हो जाएगा और sin c + sin d क्या हो जाएगा 2 sin, है ना, c + d/2 किया जाए, तो sin c + d/2 करूंगा तो यहाँ आया ω_t एंड cos c - d/2 करूंगा तो ये हो गया हमारे पास kx करके ना। और ये जो 2a ना, ये उस स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है एंटीनोड का, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻⁻6, तो ये हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻6 मीटर ना। और साइन ऑफ ओमेगा कितना है, ओमेगा है आपके पास 25,000 पाई t, और कॉस ऑफ k की वैल्यू है 5π × x, आंसर शीट में ये साइन करके गिवन है, गलत है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे 2a इतना है तो a हो गया 10⁻⁻6, तो जो कंपोनेंट वेव है उनका एम्पलीट्यूड हो गया 10⁻⁻6, साइन ऑफ ओमेगा रख दो 25,000 पाई t माइनस k की वैल्यू है 5x करके, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ रखते हुए साइन ऑफ ये पड़ा हुआ है मेरे पास 25,000 × πt प्लस मेरे पास पड़ा हुआ है 5π × क्या है x, ये तो हो गया कंपोनेंट वेव, ये उस रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। अब बोला है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है, इस मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे ना जो है उसका इक्वेशन लिखना है, तो x की जगह बस 2 सेंटीमीटर रख दो, सब कुछ मीटर में है तो सेंटीमीटर पे रखा जाए, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा अलग अलग टाइम पे, वो लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻6 साइन ऑफ क्या है, ये आया 25,000 पाई t × cos ऑफ, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100, तो 5 × 2 10/100 इज π/10, योर आंसर। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ना उसका मोशन होता रहेगा, तो ये उस 2 सेंटीमीटर मिड पॉइंट से जो पार्टिकल है उसका मोशन का इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने, 13 क्वेश्चन है, पैराबोलिक पल्स गिवन बाय द इक्वेशन, है ना, एक पैराबोलिक पल्स का इक्वेशन है 0.3 - 0.1 × x - 5t का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, y > 0 के लिए बात हो रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग,
ना, तो ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहा है। द पल्स ट्रैवल्स है ना, पासेस थ्रू अ बाउंड्री बियॉन्ड विच इट्स वेलोसिटी ना बिकम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। What will be the amplitude after transmission? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये हो गया आपका इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी विच इज इक्वल टू v1। ये v1 कितना है, ओमेगा टी kx, ठीक है। तो ओमेगा है आपके पास 5, k की वैल्यू है 1, तो ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, जो दूसरे है ना, जैसे बाउंड्री क्रॉस करता है तो दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इज इक्वल टू गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 0.1। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड है ना का एम्पलीट्यूड अगर पूछा जा रहा है तो कितना होगा, तो रिफ्लेक्टेड के लिए फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। वैसे यहाँ पे बन के आता है 2v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ये आपको नोट्स में करा। अगर मैं यहाँ देखो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ना, यहाँ पे y कितना आ जाएगा 0.3 जो मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद ये वैल्यू घटती जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड जो हो गया वो हो गया 0.3। उसके बाद v2 v1 ये रहे 2.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 5। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मेन पोजीशन से 0.3 मैक्सिमम है, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 इंटू v2 है 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 5 करके, तो यह आया माइनस 2.5, नीचे 7.5, मतलब माइनस है ना 2.5 बाई 7.5 लगभग 3 हो गया, तो माइनस 3 इंटू पॉइंट है ना 3.3 को डिवाइड करेगा माइनस 0.1, और ये y गिवन है सेंटीमीटर में, तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड 0.1 सेंटीमीटर होगा, बस उल्टा हो जाएगा इन्वर्टेड। और वैसे ये भी आपका सेंटीमीटर में है 0.3, क्वेश्चन में गिवन है y सेंटीमीटर में है, तो ये आया आपका 5, नीचे 7.5, तो लगभग 0.15 है ना, 5 7.5 को कैंसिल करेगा 0.15, 0.3 को कैंसिल करेगा 0.2, क्या लिख सकते हो सेंटीमीटर। तो ट्रांसमिटेड वेव का आपका एम्पलीट्यूड हो गया 0.2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।